रहबर तालीम स्कीम पर को जब जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया गया, उसके बाद कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। अब उस फैसले को जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करने लगा है। बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चों की जो फ़ोन करके ये पूछते हैं कि जी ये जो जजमेंट आई है, क्या इस जजमेंट का फ़ायदा सिर्फ उन बच्चों को होगा जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, अपने जजमेंट में कुछ और कहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा है। अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो सबावानी वाली जजमेंट आई है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो लोग जिनके पैनल फाइनल हुए थे, वो जब अब जा रहे हैं तो उनको ZDOC ऑफिस से बताया जा रहा है कि भाई ये जजमेंट आपके लिए नहीं है, ये जजमेंट केवल उनके लिए है जिनके पैनल फाइनल हुए थे और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। देखिए जुनैद जी, जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी डिवीज़न बेंच की, उन्होंने ये कहा था कि जो पैनल फाइनल हो चुके हैं, ठीक, और जो लोग जजमेंट अर्न कर चुके हैं, जिनके हक में फैसले हो चुके हैं, ठीक, फाइनल पैनल के, ठीक, उनका राइट है, ठीक, और जो टेंटेटिव पैनल हैं वो विद द क्लोजर ऑफ द स्कीम उनका राइट खत्म हो गया। समझ गए? यानी जो पैनल फाइनल नहीं हुआ। 3 पहलू थे डिवीजन बेंच की जजमेंट के। टेंटेटिव पैनल, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट डज नॉट कन्फर एनी राइट अनलेस इट इज मेड फाइनल। ऐसे ही डिवीजन बेंच ने कहा स्कीम क्लोज हुई 2018 में, 18 में हुई ना, तो उन्होंने कहा जब स्कीम जब क्लोज हुई तो टेंटेटिव पैनल वालों का कोई राइट नहीं। डिवीजन बेंच ने कहा फाइनल पैनल जो बन चुके हैं और जो फाइनल पैनल में कोई डिस्प्यूट था, सपोज मेरा नाम है फाइनल पैनल में, आपका नहीं है, या मेरा नंबर 1 है, आपका 2 है, पोस्ट 1 है, आपने मेरे खिलाफ केस किया या मैंने आपके खिलाफ केस किया और फैसला हो गया मेरे हक में या आपके हक में, हाई कोर्ट ने कहा उनका भी राइट है, वो जजमेंट इंप्लीमेंट होगी। तीसरा उन्होंने कहा जो पैनल फाइनल हो चुका है और उनके केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनका भी राइट है। राइट किसका होगा? जिनका केस पेंडिंग है, उनमें से जिसके हक में फैसला होगा ये हो। अब सरकार और कैंडिडेट चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कॉमन कर दी, टेंटेटिव और फाइनल को मर्ज कर दिया। उन्होंने सिर्फ पैनल रखा, टेंटेटिव और फाइनल दोनों मर्ज कर दिए। वो साइलेंट है, वो पैनल की बात करते हैं। ठीक, वो कह रहे हैं जो पैनल फाइनल हो गया, पैनल ना फाइनल ना टेंटेटिव, पैनल कहा उन्होंने। ठीक, सो ऑर्डिनरली इट मींस टेंटेटिव और फाइनल। जो उन्होंने डाटा मंगवाया ना कि पैनल में कितने लोग थे, 973 कितने लोग थे वो। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो पैनल में हैं, ठीक, जिनका केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में और जो हाई कोर्ट अप्रोच कर चुके हैं, उनका राइट है। ठीक, जो ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि सिर्फ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए उनका राइट है, ये गलत अप्रोच है डिपार्टमेंट। यानी आप ये कह रहे हो कि जो कोर्ट आए हैं उन्हीं का राइट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी कह रहे हैं कि जी मैं फाइनल पैनल में था पर ना हम हाई कोर्ट गए ना हम सुप्रीम कोर्ट। मेरे पास कम से कम भी आज तक 60 से 70 लोग ऐसे आए जिनका फाइनल पैनल में नाम है लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए। तो उनका क्या राइट? उनका कोई राइट नहीं, कोई राइट नहीं। लेकिन अभिनव जी, जब आप उस जजमेंट को पढ़ते हैं, जजमेंट तो बिल्कुल साफ कहती है अपने आप में कि जब पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, सारा प्रोसीजर आपने कर लिया, केवल इसलिए कि आप कोर्ट नहीं आए तो इसलिए क्या कहते हैं आपका हक नहीं है। जजमेंट यही कहती है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? जो 60 से 70 लोग आपके पास आए, इनको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर क्लैरिटी ऑफ द ऑर्डर, या ये हाई कोर्ट जा सकते हैं? The only option is to go to the Supreme Court, seek review of the judgment कि जनाब देखिए ना वो क्यों नहीं गए। गलती अपनी भी होती है। ठीक, उनको ये लगा स्कीम क्लोज हो गई है, अब जाने का फायदा क्या? उनको क्या पता था कि हाई कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर देगा सुप्रीम कोर्ट। इनको कहते हैं फेंस सिटर्स, जो तमाशा देखते हैं। तो अब लेकिन इनके पास रास्ता ये रिव्यू रास्ता है, लेकिन स्कोप बड़ा कम है। लेकिन आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा? देखिए, मुझे रिव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का टेम्परामेंट और एटीट्यूड क्या रहता है? रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कानून नहीं भी आता हो
अगर वो भी फैसला पड़े, उसको लगे इस फैसले में ये गलती हो गई है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज कर गया है। नजरअंदाज तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना। देखिए सपोज मेरा सिलेक्ट लिस्ट में कहीं नाम आता है, मैं आरईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सिलेक्ट लिस्ट, हाँ, तो वो मुझे रिकमेंड नहीं करते फॉर अपॉइंटमेंट एसएसआरबी या पीएससी, ठीक, और मैं 10 साल घर बैठे रहता हूँ। 10 साल के बाद मैं कोर्ट में जाता हूँ, जनाब मेरा सिलेक्ट लिस्ट बनी थी 2016 में, तो मुझे लगाया नहीं, तो इनको डायरेक्शन दो, तो कोर्ट पूछेगी आप 10 साल कहाँ थे, क्योंकि कोर्ट में जाने का टाइम फिक्स है। ठीक, कि अगर आपकी प्रमोशन या सीनियरिटी का डिस्प्यूट है या सिलेक्शन का डिस्प्यूट है, तो ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ टाइम इज 3 years, 3 साल। अब यानी इनको 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट चले जाना चाहिए। अब जो पैनल फाइनल है, जो लोग कोर्ट में नहीं आए, वो पैनल 18 से पहले ही बना होगा ना, 18 में तो स्कीम क्लोज हो गई, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे 16 वाले या 17 वाले 10 साल के बाद, वो तो नहीं मानेंगे। यानी अब ये वही बात हो गई जो 2010 इससे पहले एक जजमेंट आई थी जिसमें एकेडमिक अरेंजमेंट को लेकर फैसला आया। हाँ। उस दिन फिर आपने सुना, आपने कहा कि भाई जो गए हैं उनको तो फायदा कोई नहीं, और फायदा उनको होगा जो उससे पहले अपॉइंट हुए हैं। फायदा उसमें उनको हुआ जो 28 अप्रैल 2010 से पहले लगे हैं, चाहे उन्होंने कोई केस किया कि नहीं केस किया, जो केस करने गए थे उन बेचारों को कोई फायदा नहीं। अच्छा, मुझे अभिनव जी ये बताइएगा कि अब ये जो लोग इस वक्त बेचारे इंतजार में हैं, जिनके पैनल फाइनल हुए थे, सारा प्रोसेस हो चुका था, आपके मुताबिक अब द ओनली रेमेडी फॉर देम इज कि सुप्रीम कोर्ट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूंगा, मेरा व्यू फाइनल नहीं है। ठीक, कई बार जजेस को तरस भी आ जाता है। हाँ, कि आप गए तो जजेस ने, हो सकता है कोई मैग्नानिमिटी दिखा दें कि अगर बाकी लग रहे हैं इनको भी लगा दें, चांस लेना चाहिए। स्कोप कम होता है सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू का बड़ा कम होता है, लेकिन चांस लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये नहीं कि जो वर्ड मैंने कह दिया वो फाइनल होगा। ठीक, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जो किसी कोर्ट के पास नहीं होती, उसको बोलते हैं आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी लिखा है ना 142। बिल्कुल बिल्कुल, उसको इन्वोक किया उन्होंने। पावर 142 क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी के साथ नाइंसाफी हो गई है, लेकिन कानून इजाजत नहीं दे रहा इंसाफ करने की, तो वो कानून को दरकिनार कर सकते हैं, दरकिनार करके अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इन्वोक करके। फाइनल कोर्ट है ना, अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक। सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कहां से स्टार्ट होती है? मुंसिफ, सब जज, सीजेएम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हाई कोर्ट, सिंगल जज, डिवीजन बेंच, देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक, दे आर सुप्रीम एज द गॉड इज सुप्रीम। ठीक, गॉड कमिट्स नो मिस्टेक। तो उनको भी जब पता लगता है, भगवान को भी, कि किसी के साथ नाइंसाफी होती है, असली इंसाफ तो भगवान ही करता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, ये गॉड के मैसेंजर ही समझो आप। ठीक, तो कहीं किस्मत ठीक हो तो लॉटरी निकल भी सकती है। लॉटरी निकल सकती है। अभिनव जी, दूसरा भी आपने एक यूं समझ बेड़ा उठा लिया था उसका, आपने फायर एंड इमरजेंसी के। मुझे याद है बड़े बेचारे जब वो दर बदर घूम रहे थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, कोई उनकी फरियाद नहीं सुन रहा था। अब आज मैं देख रहा हूँ जब से उसमें एसीबी ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, उन कार्रवाइयों के बाद मैं देख रहा हूँ बड़े सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं मैदान में कि जनाब ये तो हमने कराया, हमारी मेहनत थी। मुझे ये बताइए लेटेस्ट उस मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, फिर खबर ये भी आई कि शायद पूरी की पूरी लिस्ट कॉश हो जाएगी। सो अपैरेंटली व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विद यू राइट नाउ? एक बात पूछूं आपसे, मेरा काम करने का तरीका देखा आपने? मैंने कभी क्रेडिट क्लेम किया? नहीं, क्रेडिट क्लेम नहीं। मुझे ये बताओ, आप भी जर्नलिज्म में हो और टॉप के जर्नलिस्ट हैं आप, मैं नहीं कह रहा हूं, सारे कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं है, सब अच्छे हैं, अच्छे हैं, अपना अपना फील्ड होता है, काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। आपने कभी सुना कि J&K में अपॉइंटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन बैठी हो, इंक्वायरी बैठी हो और FIR लगी हो, लोग अरेस्ट हुए हों, नौकरियों से लोग टर्मिनेट हुए हों? कभी सुना आपने? ये मतलब अनहर्ड ऑफ है, और इतने मास लेवल पे। और कब? जब ये सारे एग्रीव्ड कैंडिडेट हाई कोर्ट तक केस हार चुके थे, कैट में केस हार चुके। हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी कि सिलेक्शन ठीक है, ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे गारंटी थी कि इसमें फ्रॉड हुआ है, और LG साहब मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं 6 बार गया, मैंने कहा अगर मैं गारंटी देता हूं अगर ये फ्रॉड नहीं निकला मैं वकालत बंद कर दूंगा। अब पोजीशन क्या है इस समय? अब पोजीशन ये है, केस हमने किया था पेपर लीकेज का, ठीक, केस हमने किया था क्राइटेरिया चेंज सिलेक्शन का, ठीक, क्योंकि जो क्राइटेरिया था कि 8th पास क्वालिफिकेशन थी, तो 10th के एडिशनल मार्क्स रखे थे, 10+2 के एडिशनल रखे थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। जब इनको पता लगा ये इतने पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर गए हैं, जिनको हमने लगाना है वो तो 8th पास हैं, इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स डिलीट कर दिए।
2, पेपर लीकेज, क्राइटेरिया चेंज, अंडर हाइट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 4, एक बाप के 5 बच्चे, 5वीं ग्राउंड, सेम नंबर 6वीं ग्राउंड, ठीक। उसके बाद संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और फौरन कहाँ ज्वाइन करो? एक दिन में ज्वाइन करो। अगर डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट भी हैं वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल आप ज्वाइन, ठीक। बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम बच्चे, ठीक ठीक। और जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजिम थे उनके रिश्तेदार मैक्सिमम सिलेक्टेड, ठीक। ये हमने केस किया, ये हमने एलजी साहब को बताया। इस पे इंक्वायरी कमेटी बैठी गोयल साहब की, 1.5 साल उन्होंने लगाया, उनमें लिखा ये फ्रॉड है। एलजी साहब ने उसके बाद इन हाउस इंक्वायरी एसीबी से करवाई, उन्होंने कहा फ्रॉड है। फिर प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन, उन्होंने कहा फ्रॉड है। फिर एफआईआर लगी, फिर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा बिल्कुल फ्रॉड है। फिर 103 टर्मिनेट हुए, 12 और 3 15 अरेस्ट हुए। अब हमें ये पता ही नहीं था कि इसमें ओएमआर शीट में टेम्परिंग भी हुई है। ये तो एसीबी ने निकाला कि जिसके 35 मार्क्स थे, 3 को क्या कर दिया, 8 बना दिया। उसके कितने हो गए, 85। जिसके 15 थे, एक को 9 लगा दिया, 95 बन गए। ठीक, तो अब स्थिति क्या है इस समय? अब स्थिति है पेपर लीकेज वाला भी पुलंदाब खुलने वाला है, ठीक। वो भी ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। जब पेपर लीक होता है फिर उसकी लक्ष्मण रेखा कहीं नहीं, बंद कहीं नहीं होता। एक बार व्हाट्सएप पे पेपर सर्कुलेट हो गया तो वो पूरे दुनिया में जा सकता है। अब ये सारे के सारे जाने चाहिए, सारे के सारे। अब कई बच्चे ये कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा, इसमें हो सकता है 2 4 10 15 20 50 इनोसेंट भी हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा पहले भी, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। That's true. तो यानी आप भी कह रहे हैं कि अभी इसमें और बहुत कुछ होने वाला है। अब हो क्या रहा है, अब जो लेटेस्ट है, जिनकी नौकरियां गई या जिनकी जाने वाली हैं, जहां जो और अरेस्ट होने वाले हैं, वो अब जी एग्रीव्ड जो कैंडिडेट्स हैं जो सड़कों पे हैं पिछले 10-12 साल से, उनको थ्रेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। वो थ्रेट्स भी किस लेवल की एक्सटेंड हो रही है मैं आपको बताऊंगा नहीं। थ्रेट गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज हो रही है, गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा, गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट मशीनरी में लोग अपनी पोजीशन को मिसयूज करके लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उनको वार्न कर रहा हूं कि अपने लिमिट में रहिए। अगर मैंने आपके पीछे ये इंक्वायरी खोल दी तो ये जो लोग मिसयूज कर रहे हैं इनकी नौकरियां भी जाएंगी। यानी इतना कुछ फायर इमरजेंसी में हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैं अच्छा हुआ आप मुझे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके माध्यम से एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी और एसीबी के डायरेक्टर शक्ति पाठक जी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपने इसमें एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट किए, इनको इन्वेस्टिगेट करो। इनके जैसे और कितने लोग थे जिन्होंने बाकी सिलेक्शंस में पेपर लीक्स करवाए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलेक्शन में करवाए हैं, लोग गेजेटेड अफसर लगे हैं, उनको भी अरेस्ट करो। देखो कितनी और सिलेक्शन कैंसिल होती हैं। यानी ये दिस इज द पेंडोरास बॉक्स, ये बड़ा खतरनाक। जुनैद जी 370 एक दीमक की तरह खा गया जम्मू कश्मीर को। इलाज अभी भी नहीं हुआ। आपको 50% ऑफिसर ऐसे मिलेंगे जो सिफारिशी होंगे, पीएससी में इंटरव्यूज में सिफारिश, पेपर लीकेज। पीएससी के तो कुछ एम्प्लॉइज थे आज से 10-12 साल पहले, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या सेक्रेटरी, जिन्होंने अपनी प्रेसें खोली थी कश्मीर में, पेपर खुद सेलेक्ट करते थे, सारा पता होता था उनको। ये सब चीजें हुई। अच्छा अभिनव जी, मुझे एक चीज और बताइएगा अंत में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला पिछले दिनों सामने आया, कहा गया कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सिलेक्शंस की, अब वो लेक्चरर थे या किसी और सर्विस में थे, कहते सिलेक्शन करने के बाद जिनकी आरबीए में सिलेक्शन हुई है, जो अलग अलग कैटेगरीज में सिलेक्ट हुए हैं, कानून ये कहता है कि आपको आरबीए में सिलेक्ट हुए हो तो आपको आरबीए एरिया में जाके नौकरी करनी है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरबीए का उस कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर आपकी सिफारिश है तो आप जाते ही नहीं, उस इलाके में सर्विस ही नहीं कर रहे हैं। रिजर्वेशन एक्ट और रूल्स में लिखा है, जो एएलसी कैटेगरी में सिलेक्ट होगा या आरबीए में सिलेक्ट होगा, उसको इनिशियल 5 ईयर्स जितने साल भी हैं उसी एरिया में सर्विस करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ जम्मू कश्मीर में कानून की किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की, डिसरिस्पेक्ट ही की है। और कई बार मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं जी हमारी स्टेट टूट गई, हमें डाउनग्रेड किया गया। लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि 370 टूटने से पहले आपको कितना ज्यादा डाउनग्रेड किया गया था। आप पहले ही डाउनग्रेड हो चुके थे। इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोग केएस कर गए हैं जो डिजर्व ही नहीं करते थे।
अच्छा, डिजर्व ही नहीं करते थे लेकिन केस कर गए हैं। अच्छा, अंत में अभिनव जी, एक पिछले दिन में कोई इंटरव्यू देख रहा था, मैं सिर्फ आपसे समझना चाहता हूँ, हो सकता है मैं चीज़ों को ज़्यादा ब्लैक देखता हूँ। उस इंटरव्यू में एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था किसी पोजीशन के लिए, तो कहते जो इंटरव्यू मेरा ले रहे थे, मैंने उनसे कहा जी मुझे तो लगता है कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उन्होंने जवाब में मुझे कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हारी सिलेक्शन होगी ही होगी। अभिनव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौन सा ऐसा इंटरव्यू पैनल होता है जिस इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू करते वक्त ही आपको पैनल के लोग ये कहते हैं आप जाइए जी, आपकी नौकरी तो पक्की है? क्या ऐसा होता है, और अगर कहीं ऐसा हुआ है, इज इट फेयर? देखिए, पीएससी में जब भी इंटरव्यू होता है ना, अब सिलेक्शंस डिफरेंट होती हैं। जैसे सपोज मुंसिफ की सिलेक्शन होती है, तो वहाँ तो गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उस इंटरव्यू में एक हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है एक्सपर्ट, जो वहाँ बैठे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स उसने एलोकेट करने होते हैं, ठीक, इसलिए वहाँ स्कोप बड़ा कम होता है। ठीक। बाकी में पीएससी के मेंबर्स होते हैं, और लाइक अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन करनी है केमिस्ट्री की, तो इन्होंने को एक्सपर्ट बुलाना पड़ता है बाहर से। ठीक। अब वहाँ गड़बड़ी क्या होती है, ये नहीं समझ लगती इनको, लोगों को पता कैसे लगता है कि एक्सपर्ट कौन आ रहा है, पहले ही पता चल जाता है। ये खुद लीक करते हैं कई बार। अच्छा। और जो उस एक्सपर्ट के अंडर, जिन्होंने किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या पीएचडी की है, बड़े लोग ऐसे भी सिलेक्ट होते हैं, उसकी भलाई, उसका भला हो जाता है। ठीक। और जो आपने कहा कि इंटरव्यू के दौरान कैसे वो कह सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, फेयर है ही कहना? अनफेयर, क्योंकि हर मेंबर्स के पास इंटरव्यू के नंबर होते हैं, उसने अपनी सीक्रेटली नंबर एलोकेट करने होते हैं कैंडिडेट को। तो आप कैसे पहले कह सकते हैं कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? दिस इज मिसकंडक्ट, अनफेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने साफ सुन लिया कि रहबर तालीम को लेकर उन्होंने बात बिल्कुल सटीक कर दी है। उन्होंने कहा है जो लोग हाई कोर्ट गए, जिनके पैनल फाइनल हुए थे, उनका हक है, लेकिन जो कोर्ट गए ही नहीं, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होगी। और दूसरी तरफ फायर इमरजेंसी को लेकर बहुत गंभीर बात कही है कि जो बच्चे सड़कों पर इस फायर इमरजेंसी की रिक्रूटमेंट को लेकर चोरी चोरी का नारा लगा रहे थे, और जिनके चलते एसीबी ने इतना बड़ा ये सारे का सारा जो स्कैम हुआ है उसे अनवील करा है, उन्हें धमकाया, डराया जा रहा है। और उन्हें गुजारिश की है उपराज्यपाल, एसीबी के डायरेक्टर, उसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उनसे, कि फौरन इसका संज्ञान लिया जाए और मालूम किया जाए कि कितने लोग ऐसे इनमें से हैं जो केवल एक पेपर लीक में नहीं, कई पेपर लीकों में शामिल हैं।